हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि जो कुछ भी मैंने इसमें अच्छा पाया है वो मैं आपको बताऊँ। अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो तो आप इसे अपने लिए अपने रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि अगर आप जून 2020 में स्टार्ट करते हैं तो अगले साल अगस्त वगैरह के करीब, यानी लगभग 1.5 साल लग जाता है। दिसंबर के करीब जा कर के आपका ये ख़त्म होता है, क्योंकि अगले साल जून में आपका प्रीलिम्स होगा, फिर उसके 4 महीने बाद आपका मेंस होगा, फिर उसके 4 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो लगभग 1.5 साल का ये ओवरऑल गैप इसमें जाता है। 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, 1 डेढ़ महीने। तो इतने लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करना, उसके साथ अपने आप को मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मेन सवाल सामने आता है कि इतने लंबे समय तक बिना डेविएट हुए एक ही रूटीन को कैसे फॉलो किया जाए। अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, अगर आपका टारगेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है। मतलब आपने इससे पहले कई सारे एग्ज़ाम के टारगेट्स बनाए हैं, वो 10th का हो, 12th का हो, ऑनर्स का हो, जो भी हो, और आपने उसे हासिल किया है। अगर आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में से आते हैं तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सही ट्रैक पे हैं। आप किसी भी चीज़ का टारगेट बना के आप उसे अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ टारगेट बनाते हैं और फिर उससे डेविएट हो जाते हैं। हर रोज़ एक नया टारगेट बनाते हैं, फिर डेविएट हो जाते हैं, कुछ दिन कुछ और करते हैं और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं पर कभी पढ़ नहीं पाते हैं। ये आम लोगों की प्रॉब्लम है, या फिर मैं ये कहूँ कि 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है। इसमें से कुछ लोग इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, और एक बार आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पता हो तो वो उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और फिर वो उन्हें हासिल कर देते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे डिसाइड करें, कैसे प्लानिंग बनाएं कि हम उसके ऊपर हमेशा के लिए सुदृढ़ रहें। हम जैसे बोलते हैं ना कुछ लोगों को जो फोकस्ड होते हैं, तो हम कैसे अपने प्लानिंग के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड रहें, उससे थोड़ा बहुत भी डेविएट ना हो। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने प्लानिंग स्टार्ट की किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की और उसमें आपको लगभग 1.5 साल लगने वाले हैं, या फिर अगर आपने अभी स्टार्ट की है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और आपके पास प्रीलिम्स के लिए 6-7 महीने बाकी हैं, मुश्किल से 7 महीने हैं, थोड़ा ज़्यादा बट 7 महीने लेके चलते हैं। अब इस 7 महीने के बीच में हमारी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स को लेके क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें हम प्रीलिम्स की। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को देखने की कोशिश करें तो जो जीएस पेपर है मेंस में, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके प्रीलिम्स को कवर कर लेता है। यानी अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस का प्रिपरेशन लगभग होता रहता है साथ में। दोनों के पैटर्न में थोड़ा फ़र्क है, जैसे कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हमें थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट का ध्यान रखना होता है, मेंस में हमें उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना होता है ताकि हम उसे एलैबोरेट कर पाएँ। इसलिए जब हम नोट बनाते हैं तो हमारी फोकस इस तरह की होती है कि हम मेंस के इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखें कि वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर करे, ताकि हम समय के साथ उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे कर सकें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। ये रूटीन आपके लिए हो भी सकता है, आपके लिए सही नहीं हो सकता है, पर एक आइडिया अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके हिसाब से खुद का एक रूटीन बना सकते हैं। मैंने क्या किया है, आप अपने इस पीरियड को, जो 6-7 महीने का पीरियड है, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले के कुछ महीने, लाइक मैंने लगभग 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मैंने
डेडिकेट किया है 2 पोर्शन को। एक मेरा ऑप्शनल है, एक मेरा न्यूज़पेपर है और एक जीएस वाला पेपर है। आप ये 3 मेन पोर्शन को कवर कर सकते हैं अगर आप कोई कोचिंग क्लास वगैरह नहीं लेते हैं तो। पर यदि आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग, उनके ऊपर बेस्ड कम से कम एक क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करना, और ऑप्शनल पेपर पे आप 2-3 घंटे रोज़ समय दे सकते हैं। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल सा प्रिपरेशन है और जो भी कोचिंग में आपको करवाया गया आप उसे रिवाइज कर लें, तो जीएस सेपरेटली करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोचिंग जाते हैं तो जो कोचिंग में करवाया जाता है उसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, साथ साथ पेपर कीजिए और ऑप्शनल की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन कीजिए, आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कीजिए और उस रीडिंग से जो आप एक या दो मेन टॉपिक समझते हैं उसका एक आंसर राइटिंग कर लीजिए, जिसमें 10 से 20 मिनट आपको लगेंगे और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आंसर राइटिंग करने की। इसके बाद जो अगला 2-3 महीना है यानी कि दिसंबर के बाद यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, उसे मैंने सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसे मैं इस्तेमाल करूँगा मेनली जीएस पेपर जो कि मेन से रिलेटेड है। पर मेरे दिमाग के कोने में ये बात होनी चाहिए कि मैं प्रिपरेशन जीएस पेपर मेंस का कर रहा हूँ पर मेरे सिलेबस के कवरेज एरिया में प्रीलिम्स ऑलरेडी है, तो मेरा फोकस मेंस के हिसाब से होगा। पर मैं जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देखता हूँ जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैं उसे अपने एक नोट में इंक्लूड कर लूँगा। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टॉपिक ज़रूरी है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सिलेबस के साथ बार बार जाना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा। इससे आप ये आराम से धीरे धीरे आपको आइडिया होने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़रूरी है, कौन सा टॉपिक ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा करने के बाद जो मेरा पहला पीरियड था उसमें मैंने ओवरऑल एनसीईआरटी मान लीजिए रिवाइज़ कर लिया, मैंने ओवरऑल ऑप्शन एक बार ख़त्म कर लिया, न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं सेकंड स्टेज में जाने के लिए तैयार हूँ। अब इस स्टेज में मैं जीएस पेपर को अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा। पहले सिस्टम में मैंने क्या किया था, यानी पहले फेज़ में मैंने ऑप्शनल को अपनी प्रायोरिटी बनाया था, सेकंड सिस्टम में मैं जीएस को अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा। जीएस के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जिसे मैंने पहले नहीं कवर किया था, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों को भी मैं खास तौर पे सेकंड फेज़ में जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक का पीरियड है इसमें कवर करूँगा। और साथ में मैं अब एसे राइटिंग और मेंस का टेस्ट पेपर देना भी मैं शुरू कर दूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस कैसी है इसका पता चलता रहेगा। चूँकि आपने काफ़ी कुछ कवर कर रखा होगा खास तौर पे एनसीईआरटी वाला पोर्शन, क्योंकि आपने जो जीएस की प्रिपरेशन की थी फेज़ 1 में उसमें आपने लगभग एनसीईआरटी कवर कर लिया होगा, तो इससे आपको ये पता चलता रहता है कि एनसीईआरटी में आप अब कहाँ हैं। इस तरह से आप ऑप्शन को थोड़ा माइल्डली अप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है ऑप्शन पे, आप बस उसे थोड़ा बहुत इधर उधर से रिवाइज कर लीजिए और कभी कभी एक दो टेस्ट उसका आप दे सकते हैं। जो अगला ऑप्शन इसमें बचा हुआ है ऐसे के साथ साथ वो प्रीलिम्स का कुछ पोर्शन है जैसे सी सेट वगैरह, पर मेरा मानना यह है कि अगर आप मैथ्स में थोड़े बहुत ठीक हैं तो आप लास्ट के 1-2 महीने में सी सेट को ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे भी इंक्लूड नहीं किया है। इस तरह से मार्च तक इस चीज़ को फॉलो करने के बाद अब अप्रैल, मई और जून, जो कि 3 महीने, क्योंकि जून के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का प्रीलिम्स, तो उसके लिए आप जून के लास्ट में फोकस्ड वे में पूरी तरह से प्रीलिम्स पे आ सकते हैं। अभी तक जो आपने नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से, स्पेक्ट्रम से, एम लक्ष्मीकांत से, अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने एम लक्ष्मीकांत वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो जो प्रीलिम्स जो मैंने पहला फेज़ आपको बताया है जिसमें आपको मैंने कहा था कि बेसिक जीएस की प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपको स्पेक्ट्रम और एम लक्ष्मीकांत ज़रूर कवर करना है। अब आप कितना टाइम उसको देते हैं, 2 महीना या 2.5 महीना या 3 महीना, ये आपको डिसाइड करना है। पर एक बेसिक सा रिवीजन उसका हो जाना चाहिए पहले फेज़ में। दूसरे फेज़ में भी रिवीजन चलता रहेगा। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमारा कंटिन्यू रिवाइज होता रहेगा, लाइक स्पेक्ट्रम की बुक, एम लक्ष्मीकांत की बुक और एनसीईआरटी 6 to 12th में से खास तौर पे 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक, ये आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। और जब कभी भी न्यूज़पेपर में कोई पर्टिकुलर न्यूज़ वगैरह देखिए तो उसको मैप पे सर्च करके उसके आसपास की कंट्री और थोड़ा बहुत फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज हासिल कर लीजिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाना है। अब स्टेज थर्ड जो कि लगभग हमारा
अप्रैल से लेकर के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक चलेगा। इसमें पूरी तरह से प्रीलिम्स पे डिपेंड रहना है। प्रीलिम्स के इस वाले यानी थर्ड वाले फेज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पेपर पढ़ेंगे बट पेपर का नोट्स नहीं बनाएंगे, ना ही हम पेपर के ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जीएस पेपर में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था वो अब हम बंद कर देंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे होगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के आधार पे इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपना रूटीन बनाना और फिर टेस्ट पेपर देना। टेस्ट में जो फॉल्ट हुआ है उसको ठीक से ऑब्जर्व करना, उसको रेक्टिफाई करना और नई नई स्ट्रेटजी बनाना कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ता है। लाइक कोई 70 करता है, कोई 80, कोई 90। आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे तो 90 का आप टारगेट रखें और 90 और 80 के बीच में आप ये देखें कि कौन सा कितना क्वेश्चन करने के बाद आप सही लेवल पे पहुंच पाते हैं। उतने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप कम से कम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के 1.5 या 2 हफ्ते पहले आप इस टारगेट को अचीव कर लें, ताकि एग्ज़ाम आने से 10-15 दिन पहले आपको पता होगा कि आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं और फिर उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम में जैसे ही जाएंगे ऑफकोर्स आप वही करेंगे जो आपने प्लानिंग की थी और इस तरह से आपकी प्लानिंग के सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप मेंस प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपके पास 4 महीने का समय होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है मेरा मेन फोकस ये होगा कि जो जीएस पेपर की प्रिपरेशन आपने की थी इससे पहले, अगर वो पूरी तरह से नहीं हुआ है तो रिज़ल्ट आने से पहले आप जीएस पेपर की प्रिपरेशन ठीक कर लीजिए और रिज़ल्ट आने के बाद फिर से ऑप्शन पेपर पे डेडिकेटेड फॉर्म में जीएस का जो नोट्स बनाया था उसके हिसाब से आंसर राइटिंग डेडिकेटेड में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है आंसर राइटिंग किए हुए, लगभग 3 महीने पहले आपने आंसर राइटिंग छोड़ दी थी, अब उसे फिर से रिज्यूम करना है। जो पीछे आपने आंसर राइटिंग की थी उससे आपको हेल्प मिलेगा और इन सभी चीज़ों को असेंबल करते हुए अब मेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब आपको एस्से पे भी ध्यान देना है, कम से कम एक वीक में एक एस्से ज़रूर लिखिए, अच्छा लिखिए। एस्से लिखने के लिए जो ज़रूरी सामान है, मतलब जो उसके पार्ट्स हैं, लाइक कुछ एग्जांपल देना, कोई कोट लिखना, ऐसी चीज़ें आप पूरे साल जमा करते रहते हैं तो उनको जमा करते रहिए। कुछ अच्छे टॉपिक्स जो आपको लगता है बार बार पूछे गए हैं यूपीएससी में उनको रिवाइज करके रखिए, उन पे एस्से बना के लिखिए, ये एस्से वाला पोर्शन कवर कर देगा। जो बचा हुआ जीएस वाला पोर्शन है इसके लिए हमने बहुत लंबी चौड़ी टाइमिंग वेस्ट की है तो ऑफकोर्स वो हमारा वेस्ट नहीं, सॉरी, इन्वेस्ट की है, तो वो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। इसके बाद जो ऑप्शनल है, जो कि हमने इससे पहले प्रीलिम से पहले से काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर रखा था, कंप्लीट कर रखा था, तो वो भी हमारा ठीक होगा। बस उसमें आंसर राइटिंग की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अब मेंस के टेस्ट सीरीज़ पे आ जाना है, ये मेरी प्लानिंग है। मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इंडल्ज नहीं हो रहा हूँ, इसका कारण है कि पहले आप प्रीलिम्स को क्रॉस कीजिए फिर मेंस वाले लिस्ट पे आने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्लानिंग ऑलरेडी उस हिसाब से बना हुआ है कि आपकी प्रिपरेशन मेंस की हो रही है, पर मेंस के सिलेबस के वास्टनेस के चक्कर में कई बार प्रीलिम्स का एक छोटा सा पोर्शन भी हम कवर नहीं कर पाते हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो टारगेट बनाइए कि अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, सिलेबस को डिवाइड कीजिए और इतना छोटा बनाइए या फिर इतना प्रिसाइज बनाइए कि आपको पता हो कि एक सही टाइम में उस सिलेबस को कैसे अचीव करना है। ये ओवरऑल मेरी टूटी फूटी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे अप्लाई करें, इसे मॉडिफाई करके अप्लाई करें, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का अपना एक रूटीन बनाएं। 8 घंटे कम से कम पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर इतने कम समय में आप करना चाहते हैं, अगर आप बहुत पहले से पढ़ रहे थे तो आप उस हिसाब से अपना टाइम देख सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है।